Good morning, students. Welcome to my online class. Today we are going to study about finite and non-finite verb. तो आज हम लोग verbs और जिसके जो प्रकार हैं finite और non-finite उसको पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है 10वीं क्लास में भी और 12वीं क्लास में भी बोर्ड से। यहाँ से भी कुछ प्रश्न दिए जाते हैं कि हमको पहचानना होता है कि फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है या जेरांड है या तो इन्फिनिटिव है या पार्टिसिपल है, ऐसा पहचानने के लिए हमको दिया जाता है इससे। और ये क्योंकि व्याकरण का भाग है इसलिए जब तक हम अंग्रेजी की पढ़ाई करेंगे तब तक ये हमको काम आने वाला है। तो आज हम लोग वही करने जा रहे हैं, वर्ब्स फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट के बारे में हम लोग देखेंगे और मैं इसको अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाए आपको अच्छे से। तो हम लोग देखते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ये वर्ब के दो भेद होते हैं। पहला तो होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बाकी जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी केवल हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं उदाहरण से। तो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। तो वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। इसको मैं और अच्छी तरह से समझा देता हूं मैं। तो किसी किसी पुस्तक में आप पाएंगे, किसी किसी पुस्तक में होता है पर्सन और नंबर के अनुसार बोलता है। तो पर्सन और नंबर अगर हम लोग लिखेंगे तो वो भी सही है, लेकिन वो आप लोगों को और अधिक कंफ्यूजन में डाल देगा और इसीलिए मैं उसको हटा दिया हूँ, केवल सब्जेक्ट और टेंस लगा दिया हूँ। केवल सब्जेक्ट लगा दिया हूँ और टेंस लगा दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर यहाँ पर पर्सन लिखेंगे, पर्सन, तो ये पर्सन क्या होता है? पर्सन, पर्सन जो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना, पर्सन के अनुसार। तो मान लो मैं पर्सन के अनुसार करता हूँ तो फर्स्ट पर्सन में क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन में आई। सेकेंड पर्सन में वी हो जाएगा, सेकेंड पर्सन में वी। फर्स्ट पर्सन में आई और प्लूरल नंबर बोला गया है ना, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई और प्लूरल नंबर में वी होता है। उसी तरह से सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर यू और प्लूरल नंबर भी यू होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट और प्लूरल नंबर दे होता है। तो ये सभी सब्जेक्ट, ये सब क्या है? ये सभी कर्ता है, सब्जेक्ट है। तो पर्सन और नंबर को ना लिख करके मैं सीधे सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट बदलेंगे, यहाँ आई है, आई का सब्जेक्ट बदल दिए, वी लगा दिए, प्लूरल को लगा दिए, तो टेंस अपना, तो जो है वाक्य का रूप बदलता है। तो वाक्य का रूप बदलता है, उसी को कहा जाता है फाइनाइट। और टेंस के अनुसार जब हम टेंस को बदल देते हैं तो भी वाक्य का रूप बदलता है। जो वर्ब है वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। जैसे कि उदाहरण हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ देखो, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। यहाँ पर ये वांट जो कि मैंने लाल में लिख दिया है, वांट, आई वांट टू गो, ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। वांट क्या है? फाइनाइट वर्ब है। यहाँ फर्स्ट पर्सन क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को हम बदली कर दिए, दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट फर्स्ट, पहला वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? आई है, लेकिन दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट हम लोग बदल दिए, सब्जेक्ट बदल दिए, ही लगा दिए। तो देखो ये जो बदल गया है, ये जो वर्ब अपना रूप बदल रहा है। यहाँ केवल वांट था, यहाँ पर क्या जुड़ गया है? एस जुड़ गया है, ही वांट्स। तो यही क्या है? फाइनाइट वर्ब जो कि अपना रूप बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। सब्जेक्ट बदली हो गया। यहाँ पहला में क्या था? फर्स्ट वाक्य में आई था सब्जेक्ट, तो वांट था। दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट ही लगा दिए तो वांट्स हो गया, ही वांट्स। तो ये सब्जेक्ट बदल गया, तो ये बदली हो रहा है। ये जो लाल है वो सभी क्या है? फाइनाइट वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदली हो रहा है, तो उसी को कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। तीसरा में देखो, ही वांटेड,
तो देखो ये बदली हो गया है, पहला में वांट था, दूसरा में वांट्स और तीसरा में वांटेड हो गया। यहाँ टेंस बदली हुआ है, पहला और दूसरा में केवल सब्जेक्ट बदली हुआ है, ये सब्जेक्ट बदली हुआ है पहला और दूसरा में, लेकिन तीसरा में क्या हुआ, टेंस बदली हुआ। तो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार टेंस बदल दिए तो यहाँ वर्ब भी क्या हो गया, बदली हो गया। तो इसी के अनुसार सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो अपना रूप बदलते हैं उसको कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। स्पष्ट हो गया, फाइनाइट वर्ब जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। जैसे यहाँ देखो, सब्जेक्ट बदल दिए, सी लगा दिए, सब्जेक्ट क्या लगा दिए, यहाँ सी लगा दिए, तो यहाँ क्या हो गया, वर्ब जो है इज है, इज प्लेइंग फुटबॉल, सी इज प्लेइंग फुटबॉल। अगला वाक्य में देखिए, यू आर प्लेइंग फुटबॉल है, यहाँ सब्जेक्ट बदल दिए, यहाँ सी था और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या कर दिए, यू लगा दिए, सी को बदल करके यू लगा दिए। तो यहाँ देखो इज क्या में बदली हो गया, आर में, मतलब वर्ब क्या हो रहा है, बदली हो रहा है, अपना रूप को बदल रहा है, और इसीलिए इसको कहा जाता है फाइनाइट वर्ब, आर प्लेइंग फुटबॉल। आगे भी देखो छठवां में, यू वेर, देखो ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस लगा दिए, टेंस के अनुसार बदल गया है, वर्ब जो है वेर क्या हो गया, टेंस के अनुसार बदल गया। यहाँ पर आर था, प्रेजेंट टेंस था, यहाँ पास्ट टेंस लगा दिए तो वेर हो गया। सब्जेक्ट तो वही है, यहाँ यू आर है, यहाँ भी यू है, लेकिन ये टेंस बदल दिए, तो टेंस बदल देने से वर्ब भी अपना रूप बदल रहा है। तो इतना आपको स्पष्ट याद रखना पड़ेगा, फाइनाइट वर्ब जो कि सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इन वाक्यों में वांट, wants, wanted, is, are, were फाइनाइट वर्ब्स हैं, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट तथा टेंस से प्रभावित होकर सीमित हो जाते हैं। फाइनाइट का अर्थ होता है सीमित, उसको बांध रखते हैं हम लोग बांध देते हैं। सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार इन लोग क्या होते हैं, बंधे होते हैं, उन लोग आगे नहीं भाग सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है फाइनाइट, जो कि सीमित है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ और टेंस के अनुसार ये बंधे होते हैं। इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। आगे देखते हैं सेकंड, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट के टेंस के अनुसार, वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलकर सदा एक रूप में रहता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो फाइनाइट वर्ब में वर्ब जो है अपना रूप बदलता है और नॉन फाइनाइट में वर्ब अपना रूप नहीं बदलता है। तो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखो, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो जो रेड में लिखा हुआ है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो उसको उदाहरण में बता देता हूँ। यहाँ पर पहला वाक्य में देखिए, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल। दूसरा में ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पहला में क्या था, सब्जेक्ट क्या है, दे है, पहला वाक्य में सब्जेक्ट दे है, दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट बदल दिए और क्या लिख दिए, ही लिख दिए। तो ये लाइक क्या है, फाइनाइट वर्ब है। यहाँ देखो लाइक्स बदली हो गया, एस जुड़ गया, जैसे ही सब्जेक्ट बदली किए, यहाँ पर दे था तो लाइक था, लेकिन दूसरा में जैसे ही हम लोग सब्जेक्ट को बदल दिए, ही लगा दिए, तो लाइक क्या हो गया, एस जुड़ गया, लाइक्स हो गया। लेकिन इसमें देखो ये लाल रंग का जो लिखा हुआ है टू प्ले, टू प्ले, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन, चाहे हम लोग टेंस को बदल दिए या तो सब्जेक्ट को बदल दिए, लेकिन ये जो लाल में लिखा हुआ है इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं है, ये जैसे पहले था वैसे ही वो पड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नीचे तीसरा वाक्य में देखो, सी इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है, सी इज प्लेइंग फुटबॉल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य है। अभी टेंस बदल देते हैं, जैसे सी वॉज, टेंस बदल दिए, यहाँ इज क्या था, प्रेजेंट टेंस में था, और यहाँ वॉज क्या है, पास्ट टेंस में है। इज और वॉज यहाँ प्रेजेंट टेंस में था, यहाँ पास्ट टेंस में, लेकिन ये प्लेइंग बदली नहीं हुआ,
प्लेइंग जैसे प्रेजेंट टेंस में था वैसे ही पास्ट टेंस में भी पड़ा हुआ है, और इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। चाहे आप उसका टेंस बदली कर दो, चाहे आप उसका सब्जेक्ट बदली कर दो, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो जस का तस रहता है, वह बदली नहीं होता है, उसी को कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे देखो पांचवा, दे हैव ऑलवेज लाइक्ड टू प्ले फुटबॉल। तो देखो दे हैव ऑलवेज लाइक्ड, दे हैव ऑलवेज लाइक्ड, ये भी पास्ट टेंस में है, लाइक ये क्रिया जो है पास्ट टेंस में है, लेकिन ये जो टू प्ले इंफिनिटिव है, ये बदली नहीं हुआ है, यही क्या है, फाइनाइट वर्ब है। यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ टू प्ले नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ टू प्ले क्या है, टू प्ले, और यहाँ प्लेइंग भी, टू प्ले और प्लेइंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यह वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार नहीं बदल रहा है। इस प्रकार नॉन फाइनाइट वर्ब्स वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के द्वारा सीमित नहीं होते हैं, इसको बांध के नहीं रखता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को सब्जेक्ट या टेंस अपने अधीन या तो बांध के नहीं रखता है, सीमित नहीं रखता है, ये नहीं बदल, फाइनाइट वर्ब जो है नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार मतलब नहीं बदलते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही वो रहते हैं। तो ये तो पता हो गया फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। और एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं, फाइनाइट वर्ब वह है जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब वह है जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, स्पष्ट हो गया फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आगे हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के प्रकार। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला, नॉन फाइनाइट के तीन भेद हैं। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन प्रकार के होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स का प्रकार नहीं होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट के जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। पहला, इन्फिनिटिव। तो पहला है नॉन फाइनाइट का पहला जो प्रकार है वो इन्फिनिटिव है। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, टू लिख करके क्रिया को लिख देते हैं, क्रिया को टू लिखने के बाद क्रिया लिख देते हैं, टू प्लस वर्ब, मतलब जितना भी क्रिया टू से शुरुआत होता है उसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। कोई भी क्रिया, टू ईट, टू राइट, टू प्ले, ये सभी क्या है, उदाहरण के लिए ये सभी क्या है, इन्फिनिटिव है। कहीं पर भी वाक्य में टू आता है, टू राइट, टू प्ले, टू ईट, टू लिखने के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप ही आता है, तो इसी को कहा जाता है इन्फिनिटिव। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का इन्फिनिटिव हमने देख लिया। और दूसरा है जेरांड। जेरांड, तो इसका पहचान क्या है, वर्ब क्रिया के बाद में इसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है। मुख्य क्रिया में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, वो क्या होता है, जेरांड होता है। तो देखो यहाँ राइटिंग, राइट था, राइट में यहाँ पर पहला टू राइट था, उसमें आईएनजी जोड़ दिए तो राइटिंग हो गया। टू प्ले था, टू प्ले में क्या जोड़ दिए, प्ले में आईएनजी जोड़ दिए, प्लेइंग। ईट था, ईट में आईएनजी, ईटिंग, तो ये क्या बन गया, जेरांड बन गया। तो ये है जेरांड। और तीसरा है पार्टिसिपल। तीसरा है पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन भाग हैं, तीन प्रकार होते हैं, पहला इंफिनिटिव, दूसरा जेरांड और तीसरा पार्टिसिपल। तो यहाँ पार्टिसिपल के भी और भाग हैं, पार्टिसिपल के भी तीन प्रकार हैं। पार्टिसिपल का पहला प्रकार है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर भी वर्ब प्लस आईएनजी, क्रिया में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। तो यहाँ आपको अंतर क्या होगा, फिर जेरांड हमने देखा, यहाँ जेरांड है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर होगा फिर, क्योंकि दोनों में ही क्या पूछा जा रहा है, वर्ब में हम लोग आईएनजी जोड़ रहे हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी वर्ब में आईएनजी जोड़ रहे हैं। मतलब क्या अंतर है, जेरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर है? ऐसे में तो हम लोग नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि दोनों में आईएनजी जुड़ा हुआ होता है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा, अगर मान लो इसमें कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये जेरांड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आप नहीं पहचान पाओगे जब तक कि आप
इसके अंतर को नहीं समझोगे। आगे हम लोग इसके अंतर को अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ एक बार हम लोग देख लेते हैं पार्टिसिपल के प्रकार। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे कि राइटिंग, जेरांड, जेरांड में भी ऐसे ही हमने पढ़ा, जेरांड में भी राइटिंग, प्लेइंग, ईटिंग, राइटिंग, प्लेइंग, ईटिंग, ये सब, ईटिंग ये सभी हमने पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और आगे देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी जुड़ा होता है। पास्ट पार्टिसिपल में देखो क्रिया का तीसरा रूप लगा होता है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब जहां पर क्रिया का तीसरा रूप लगा होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। जैसे राइट, रोट, रिटन, रिटन क्या है? तीसरा रूप है। प्लेड, प्लेड भी क्या है? तीसरा रूप। ईटन, ईटन भी तीसरा रूप है। ये सभी क्या है? जहां पर भी क्रिया का तीसरा रूप आए उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव, तो उसी से संबंधित है परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग रिटन, देखो हैविंग आना ही है परफेक्ट पार्टिसिपल में। हैविंग, हैविंग के बाद में क्रिया का तीसरा रूप है। हैविंग रिटन, हैविंग प्लेड, हैविंग ईटन, तो ये सभी इस तरह के वाक्य जहां आते हैं उसको कहा जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमने अभी तक देखा नॉन फाइनाइट वर्ब्स के प्रकार। तो पहला तो हो गया इन्फिनिटिव, दूसरा जेरांड और तीसरा पार्टिसिपल। तो आगे पार्टिसिपल के भी तीन भाग हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसके भी तीन भाग हैं। तो आगे हम एक एक करके और उदाहरण सहित और अच्छे से भी पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखते हैं हम। इतना तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। हम अब आगे पढ़ते हैं। पहला तो इसी का हम देखते हैं यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला क्या है? इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला भाग जो है वो इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटिव को देखते हैं पहले। दी इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर कुछ मतलब लाल रंग, गुलाबी रंग में लिख दिया हूं। तो ये क्या है? उसकी कुछ विशेषता को बतला रहा है। इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इन्फिनिटिव क्या है? यह एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है। इज जेनरली प्रीसीडेड बाय टू। तो ये प्राय, जेनरली मतलब प्राय जो है शुरुआत होता है क्या से? टू से शुरुआत होता है। प्रीसीडेड मतलब पहले आता है। वर्ब के पहले क्या आता है? टू आता है। क्रिया के पहले जो है इसका शुरुआत होता है टू से। इज जेनरली प्रीसीडेड बाय टू। is a verb that is used like a noun, adjective और adverb। तो infinitive एक प्रकार का infinitive क्या है? एक क्रिया है जिसको हम लोग एक संज्ञा के रूप में, नाउन, एज अ नाउन मतलब एक संज्ञा के रूप में, एक विशेषण के रूप में और एक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है infinitive का, एडजेक्टिव के रूप में भी और एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है, जो पॉइंट्स पॉइंट्स में दिया हूं मैं, इसको याद करने के लिए, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किस तरह से होता है। तो पहला तो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका शुरुआत टू से होता है, टू ईट, टू राइट, इस तरह से। और ये किस तरह का प्रयोग होता है? नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में। आगे हम देखते हैं इन्फिनिटिव क्रिया का मूल रूप है। इन्फिनिटिव जो है क्रिया का मूल रूप है। इसके शुरू में पार्टिकल टू लगा रहता है। तो क्रिया के शुरू में क्या लगा हुआ रहता है? पार्टिकल टू लगा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ है टू गो, टू ईट, टू लाफ एक्सेट्रा। इसे इन्फिनिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ब के इस रूप पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्फिनिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर सब्जेक्ट का जो भी नंबर है या तो पर्सन है या टेंस का, इस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है और इसीलिए हम लोग इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं पहले। स्टूडेंट्स लाइक टू ज्वाइन आवर क्लब। तो विद्यार्थी जो है उन लोग हमारे क्लब को ज्वाइन करना पसंद करते हैं। तो टू ज्वाइन, देखो ये टू से शुरू हुआ है, टू ज्वाइन। तो क्या है? ये इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है और
विद्या द स्टूडेंट्स लाइक टू ज्वाइन एक एडवर्ब के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। लाइक क्या है? वर्ब है। लाइक टू ज्वाइन आवर क्लब। इट इज इजी टू क्रिटिसाइज अदर्स। इजी टू क्रिटिसाइज। टू क्रिटिसाइज क्या है? इन्फिनेटिव है यहाँ। टू क्रिटिसाइज अदर्स, तो ये दूसरों का आलोचना करना बहुत सहज है। इजी सहज है, आलोचना करना, क्रिटिसाइज का अर्थ होता है आलोचना करना, तो दूसरों की आलोचना करना बहुत सहज होता है। तो टू क्रिटिसाइज क्या है? यहाँ इन्फिनेटिव का उदाहरण है। तीसरा, द कैप्टन होप्स टू विन द गेम। कैप्टन को आशा है कि हम लोग खेल जीत जाएंगे। कैप्टन को पूरा विश्वास है कि हम लोग खेल जीत जाएंगे। टू विन क्या है? इन्फिनेटिव है इस वाक्य में। चौथा, द गर्ल इज टू सिक टू वॉक। द गर्ल इज टू सिक टू वॉक। लड़की बहुत अधिक बीमार है और वह चल नहीं सकती है। बहुत अधिक बीमारी के कारण वह चल नहीं सकती है। टू वॉक क्या है? इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव आप आसानी से पहचान जाएंगे जहां कहीं पर भी, लेकिन कभी कभी जो है जेरांड को इन्फिनेटिव में और इन्फिनेटिव को जेरांड में बदली करने के लिए भी परीक्षा में दिया जाता है। द चिल्ड्रन हैव कम टू सी द सर्कस। बच्चे जो है सर्कस देखने के लिए आए हैं। टू सी क्या है? इन्फिनेटिव है यहाँ पर। टू सी जो है वो इन्फिनेटिव है। द चिल्ड्रन हैव कम टू सी द सर्कस। तो ये तो हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला भाग इन्फिनेटिव। हम लोग देख लिए इन्फिनेटिव क्या होता है। अगला दूसरा भाग होता है, दूसरा प्रकार नॉन फाइनाइट का, जेरांड। जेरांड है ना, पहला इन्फिनेटिव था और दूसरा जेरांड। तो जेरांड इसका कुछ मैं पॉइंट्स दिया हूं यहाँ गुलाबी रंग में। इस नॉन फाइनाइट वर्ब, जेरांड भी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। एंड्स इन आईएनजी। जेरांड का जो है अंत क्या से होता है? आईएनजी से इसका अंत होता है। आईएनजी से इसका अंत होता है। वर्क्स लाइक अ नाउन। तो जेरांड जो है क्या का काम करता है? संज्ञा का काम करता है। जेरांड जो है संज्ञा का काम करता है। वर्क्स लाइक अ नाउन, तो यही अंतर है। पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह कार्य करता है, लेकिन जेरांड जो है हमेशा संज्ञा की तरह कार्य करता है या कभी कभी क्रिया की तरह भी कार्य करता है। तो इसको याद रखना, जेरांड जो है संज्ञा की तरह कार्य करता है, जबकि पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब की तरह कार्य करता है। वो मॉडिफाई करता है, विशेषता बतलाता है। कौन? पार्टिसिपल। लेकिन जेरांड जो है संज्ञा की तरह कार्य करता है, यही अंतर है। तो यहाँ देखो, जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब वह जेरांड कहलाता है। इन वाक्यों में लाल रंग में छपे शब्द जेरांड है। नोट, यहाँ पर कुछ और भी विशेष मैं लिख दिया हूँ। नोट, जेरांड एक प्रकार का नाउन है, परंतु अनेक परिस्थितियों में इसमें नाउन और वर्ब दोनों के लक्षण रहते हैं। तो जेरांड जो है एक प्रकार का संज्ञा है, वो संज्ञा है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें संज्ञा का भी लक्षण रहता है और क्रिया का भी लक्षण रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ नीचे उदाहरण के लिए नीचे देख लेते हैं। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। रीडिंग क्या है? आईएनजी हो रहा है, जेरांड है। जेरांड है। फिर यहाँ सेकेंड बी नंबर, ही बिगैन वॉकिंग स्लोली। वह धीरे से जाना शुरू किया। बिगैन शुरुआत किया, वॉकिंग चलना, स्लोली धीरे से वो चलना शुरू किया। तो यहाँ वॉकिंग क्या है? जेरांड है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ रीडिंग एक जेरांड है। रीडिंग क्या है? जेरांड है, क्योंकि यह ट्रांजिटिव वर्ब लाइक का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? लाइक क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और रीडिंग लाइक का क्या है? रीडिंग ऑब्जेक्ट है। और इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको नाउन कहेंगे। लेकिन इसी वाक्य में देखो, पुनः स्टोरीज इसका ऑब्जेक्ट है। स्टोरीज इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो स्टोरीज है ए में, ये ऑब्जेक्ट रीडिंग का क्या है? वो ऑब्जेक्ट है, अतः इससे वर्ब कहेंगे। तो यहाँ संज्ञा के रूप में भी प्रयोग हुआ है और
क्रिया के रूप में भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि रीडिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरीज है, अतः इसे वर्ब कहेंगे। फिर दूसरे वाक्य में देखते हैं, दूसरे वाक्य में वॉकिंग एक जेरांड है। वॉकिंग भी एक क्या है, जेरांड है। यहाँ ये वॉकिंग जेरांड है, क्योंकि यह नाउन के रूप में यह वर्ब बिगैन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट है। ये ही क्या है, सब्जेक्ट है। बिगैन वर्ब है और वॉकिंग ऑब्जेक्ट है। तो बिगैन का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है वॉकिंग, इसलिए क्या है, संज्ञा है। लेकिन यहाँ स्लोली भी है। तो आगे हम देखते हैं, वर्ब के रूप में ऑब्जेक्ट है तथा वर्ब के रूप में एडवर्ब इसको मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन वॉकिंग क्या है, अगर वर्ब के रूप में देखेंगे तो स्लोली, स्लोली क्या है, क्रिया विशेषण है या तो एडवर्ब है। अंग्रेजी में इसको एडवर्ब कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। स्लोली जो है वो क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है एक विशेषण के रूप में, किसको, वॉकिंग को। और इसलिए क्या है, वॉकिंग वर्ब के रूप में भी, संज्ञा के रूप में भी प्रयोग हुआ है और वर्ब के रूप में भी प्रयोग हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ था नोट, है ना। कभी कभी दोनों के लक्षण, संज्ञा के भी लक्षण और वर्ब के भी लक्षण रहते हैं। आगे देखते हैं, हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखो यहाँ पार्टिसिपल का जेरांड का, सॉरी जेरांड का, जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो देखो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। जॉगिंग क्या है, जेरांड है। संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। जॉगिंग मतलब कसरत करना। जॉगिंग मतलब एक दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना, उसको कहा जाता है जॉगिंग। इज अ गुड एक्सरसाइज, ये बहुत अच्छा क्या है, कसरत है। धीरे धीरे दौड़ना बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। रीडिंग इज हिज हॉबी। रीडिंग भी क्या है, संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। संज्ञा के रूप में मतलब ये क्या है, जेरांड है। हिज हॉबी, तो पढ़ना उसका क्या है, हॉबी है। पढ़ना उसका हॉबी है। वी एंजॉय ईटिंग आइसक्रीम। हम लोगों को आइसक्रीम खाना मजा आता है। ईटिंग, ईटिंग क्या है, संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। एंजॉय क्या है, एंजॉय जो है वो क्रिया है, लेकिन यहाँ संज्ञा भी के रूप में भी प्रयोग हुआ है और वर्ब के रूप में भी, क्योंकि ईटिंग का ऑपोजिट क्या है, आइसक्रीम है। यहाँ दोनों रूप में प्रयोग हुआ है, तो अधिकतर संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है जेरान। द बॉयज वेर टायर्ड ऑफ रनिंग। लड़के दौड़ते दौड़ते उन लोग थक गए हैं। टायर्ड ऑफ रनिंग, रनिंग क्या है, नाउन के, नाउन है, संज्ञा है, जो कि जेरान है, संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। वी स्पेंड द होल टाइम प्लेइंग कार्ड्स। हम लोग पूरा समय व्यतीत किए। वी स्पेंड द होल टाइम, पूरा समय व्यतीत किए प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलते हुए। कार्ड्स, कार्ड्स का अर्थ है ताश खेलते हुए हमने पूरा समय व्यतीत कर दिए। प्लेइंग, यहाँ भी प्लेइंग क्या है, जेरांड है, जो कि संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। The child loves watching the train. बच्चा जो है ट्रेन को देखना पसंद करता है, रेलगाड़ी को देखना पसंद करता है। कौन, बच्चा। तो वाशिंग, वाशिंग क्या है, जेरांड है, जो कि संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, डाइंग इज बेटर देन लाइंग। तो यहाँ डाइंग और लाइंग दोनों जेरांड है। इसको, इसी को अगर आपको बदली करने बोला जाए इंफिनिटिव में, तो कैसे करेंगे इसको, टू डाई इज बेटर देन टू लाई। केवल टू लगा करके टू डाई लगा देना पड़ेगा और इधर टू लाई लगा देना पड़ेगा, है ना, अगर इसको इन्फिनिटिव में बदली करने बोला जाता है तो। 8वां नंबर, द टू फ्रेंड्स आर फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स। तो ये दो दोस्त हैं जो कि बहुत रुचि रखते हैं क्या, पतंग उड़ाने में। फ्लाइंग, फ्लाइंग क्या है, नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। टू फ्रेंड्स आर फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स, फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइंग काइट्स नाउन के रूप में प्रयोग किया गया, फ्लाइंग। He seemed to be interested in fighting. He seemed to be interested in fighting. Fighting भी क्या है, नाउन के रूप में मतलब प्रयोग किया गया। मतलब ये क्या है, जहां कभी वर्ब या तो नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो क्या है, वो जेरांड है। She prefers studying English at night. वह रात में अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता है। अंग्रेजी अध्ययन करना रात को पसंद करती है वो। She prefers, prefers मतलब पसंद करती है, studying अध्ययन करना, इंग्लिश एट नाइट अंग्रेजी को रात में। तो स्टडी क्या है, जेरांड है।
जेरांड का बहुत सारा उदाहरण देख लिए। तो हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला भाग देख लिया, इन्फिनेटिव देख लिया, इन्फिनेटिव, और दूसरा भाग जेरांड देख लिया। अब अगला तीसरा भाग आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, द पार्टिसिपल, तीसरा द पार्टिसिपल। तो यहाँ पर गुलाबी में कुछ लिखा हूं मैं, इसको आपको याद करने की जरूरत है। इसका नॉन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल भी क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इज अ वर्ब दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। तो देखो पार्टिसिपल और जेरांड में क्या अंतर है। जेरांड जो क्या है, संज्ञा का काम करता है, नाउन का कार्य करता है। जेरांड नाउन के रूप में प्रयोग किया गया अभी तक हमने देखा, और कभी कभी वर्ब के रूप में भी। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में विशेषण बोलते हैं, जो कि संज्ञा का विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द नाउन, क्वालिफाइज द नाउन, उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पार्टिसिपल के भी तीन भाग हमने देखा था, तो उसमें से पहला भाग है द प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला भाग द प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसमें भी कुछ हमको पॉइंट्स याद रखने हैं। एंड्स इन आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल का अंत कैसे होता है, आईएनजी से होता है। जेरांड का अंत भी आईएनजी से होता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का अंत भी आईएनजी से होता है। शोस एन एक्शन एज गोइंग ऑन, ये कार्य को दिखाता है कि काम क्या है, जारी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कार्य को दिखाता है कि काम अभी भी क्या है, जारी है। एज गोइंग ऑन मतलब काम अभी भी जारी है। और इनकम्प्लीट, या तो ये बताता है कि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काम चल ही रहा है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बोला जा रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है कंटिन्यूअस टेंस के को भी कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। उदाहरण हम लोग देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के मदद से प्रोग्रेसिव टेंसेस तथा पास्ट पार्टिसिपल की मदद से परफेक्ट टेंस बनाए जाते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम लोग क्या बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंटिन्यूअस टेंस बनता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। जहां भी कंटिन्यूअस शब्द आता है मतलब क्या से बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से, क्योंकि मुख्य क्रिया में क्या जोड़ते हैं हम लोग, आईएनजी जोड़ करके कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। इसलिए बोला जा रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल के मदद से हम लोग कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, तथा पास्ट पार्टिसिपल के मदद से परफेक्ट टेंस बनाए जाते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल के मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब क्रिया का तीसरा रूप लगता है। पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा क्रिया का तीसरा रूप लगता है। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे ही इज प्लेइंग। ही इज प्लेइंग क्या है, ही इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन प्लेइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी जुड़ा हुआ है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ा हुआ है। ही इज प्लेइंग यहाँ जेरांड के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है, वो खेल रहा है बोला जा रहा है ना, ये जेरांड नहीं है, लेकिन क्या है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल है जो कि प्लेइंग क्या है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। कौन खेल रहा है, वह खेल रहा है, मतलब वह को क्या कर रहा है, प्लेइंग, मॉडिफाई कर रहा है। जैसे यहाँ पर मोहन इज प्लेइंग लिखा होता, तो प्लेइंग किसकी मॉडिफाई करता, संज्ञा का। संज्ञा कौन है, मोहन, या तो यहाँ पर ही क्या है, संज्ञा है, उसका विशेषता बतला रहा है प्लेइंग, कि कौन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा वाक्य में, दे वेर डांसिंग। तो यहाँ पर भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दे वेर डांसिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये जो डांसिंग है वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यही क्या बना रहा है, इसको कंटिन्यूअस टेंस बनाने में मदद कर रहा है। तो ये डांसिंग जो है मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, उन लोगों को। कौन डांस कर रहे थे, वे लोग डांस कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहा है। आई हैव ईटन, तो देखो ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, आई हैव ईटन। ईटन मतलब क्रिया का तीसरा रूप लगा होता है पास्ट पार्टिसिपल में,
और ये भी मॉडिफाई कर रहा है ईटन, कौन खाया, मैं, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। फिर ही विल हैव रीच्ड, क्रिया का तीसरा रूप, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, रीच्ड। तो पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा क्रिया का तीसरा रूप होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं और हमेशा वो कंटीन्यूअस टेंस में बना होता है, और जो कि संज्ञा को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, मतलब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। नोट, कुछ समझने के लिए हम मैं यहाँ नोट लिख करके रखा हूं मैं। जब दो कार्य एक साथ होते हैं या एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद होता है, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो जब दो कार्य एक साथ होते हैं या तो एक कार्य के बाद अगला कार्य तुरंत होता है, उस समय प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओपन द ड्रॉवर, तो उसने ड्रॉवर को खींचा, खोला, ड्रॉवर को खोला, टेबल के नीचे या मेज के नीचे जो एक ड्रॉवर होता है उसको खोला, एंड टुक आउट हिज पिस्टल, और उसमें से अपना पिस्तौल निकाल लिया। तो पहले तो अपना ड्रॉवर खोला, पहला काम हुआ, और उसके तुरंत बाद वह क्या निकाला, पिस्तौल निकाला। तो ये दो कार्य हो रहा है, एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, बोला जा रहा है। जैसे ओपन था, उसको क्या बना दिए हम लोग, ओपनिंग द ड्रॉवर, मतलब ड्रॉवर को खोलते हुए, he took out his pistol, उसने अपना पिस्तौल निकाल लिया। तो देखो यहाँ पर ओपन द ड्रॉवर था, उसको हम लोग क्या में बदल दिए, ओपनिंग द ड्रॉवर, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में उसको बदल दिए। आगे देखते हैं अगला जो उदाहरण है उसको, he jumped up, he ran away, jumped up, वह ऊपर कूद गया, jumped up, ऊपर कूद गया। दूसरा वाक्य he ran away, और उसके बाद वो भाग गया। तो दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, पहला कार्य तो क्या हुआ, वो कूद गया, जंप्ड अप, वो ऊपर कूद गया, और दूसरा कार्य कि रन अवे, उसके तुरंत बाद हो रहा है, ऊपर कूदने के बाद वो भाग गया। तो इस ऐसी स्थिति में भी क्या का प्रयोग करेंगे हम लोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ जंप्ड था, उसको जंपिंग अप, रन अवे, कूदते हुए वह भाग गया, जंपिंग अप, ऊपर कूदते हुए वो क्या हो गया, भाग गया, रन अवे, भाग गया। We saw the lion and ran away, हम लोगों ने शेर को देखा और भाग गए। यहाँ भी दो घटनाएं हो रहा है, पहला हमने देखा क्या को, शेर को, और उसके तुरंत बाद हम लोग भाग गए। तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। टू सो क्रिया का दूसरा रूप है, सो को बदल दिए सी, क्रिया का पहला रूप होता है सी, सी में क्या जोड़ दिए, आईएनजी जोड़ दिए। सीइंग द लायन, शेर को देखते ही, वी रैन अवे, हम लोग दौड़ गए, भाग गए, हम लोग शेर को देखते ही हम लोग भाग गए। You turn to the left and you can see the temple. You turn to the left, आप बाएं की ओर मुड़ो और आप वहां मंदिर को देख सकते हो। You can see the temple, आप वहां मंदिर को देख सकते हो। तो यहाँ पर भी पहले तो बाएं मुड़ना है, पहला कार्य घटना हुआ, उसके बाद में तुरंत आप क्या को देख सकते हैं, मंदिर को देख सकते हैं। दो घटनाएं हो रही हैं एक के बाद एक। तो पहला को हम लोग टर्न को क्या में बदल दिए, टर्निंग में, टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं ओर मुड़ते हुए, यू कैन सी द टेम्पल। तो देखो आप इस तरह का परीक्षा में दिया हुआ रहेगा और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदली करो बोला जाएगा, इस तरह से आप उसको बदल सकते हैं। द प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ कुछ और भी उदाहरण है, जैसे आई सो द थीफ स्टीलिंग मनी, मैंने चोर को पैसा चोरी करते हुए देखा, स्टीलिंग मनी। आई कैन हियर हिम लाफिंग, मैं उसको हंसते हुए क्या कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। लाफिंग, ये लाफिंग, स्टीलिंग, ये सभी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सो द थीफ स्टीलिंग, ये नाउन के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे कि स्टीलिंग, स्टीलिंग क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है किसको, थीफ को, चोर को। चोर, चोर ने चोरी किया तो चोर को मॉडिफाई कर रहा है। स्टीलिंग जो है एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, जो कि चोर को विशेषता बतला रहा है कि चोर क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था। और यहाँ लाफ क्या है, किसको हंसते हुए सुना, उसको, हिम, तो हिम की मॉडिफाई कर रहा है, लाफिंग हिम,
दूसरा वाक्य में लाफिंग मॉडिफाई कर रहा है इसका हिम का, हिम को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया पार्टिसिपल। फिर देखो, he climbed onto the moving train, किस प्रकार के ट्रेन में? मूविंग ट्रेन, ट्रेन का मॉडिफाई कर रहा है। ट्रेन कैसा? ट्रेन का संज्ञा है ट्रेन, चलती हुई, चलती हुई ट्रेन में क्या कर गया? चढ़ गया, चलती हुई ट्रेन पर वो चढ़ गया। तो ट्रेन का मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए मूविंग क्या है? मूविंग भी जो है वो क्या है? एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सीइंग द रश ऑफ पीपल ही क्लोज्ड द डोर, लोगों को इतना भीड़ भाड़ में आते हुए देख करके उसने दरवाजा बंद कर लिया। रश ऑफ पीपल मतलब बहुत तेजी से लोग दौड़ते आ रहे थे होंगे, उनको देख करके वो दरवाजा बंद कर दिया। आई सो द मून राइजिंग, मैंने चंद्रमा को उगते हुए देखा। राइजिंग, मून राइजिंग, आई सो द मून राइजिंग, तो राइजिंग भी क्या है? एडजेक्टिव है। आई सो द मून राइजिंग, राइजिंग मॉडिफाई कर रहा है किसको? मून को, जो कि संज्ञा है, मून चंद्रमा संज्ञा है। छठवां, दे वेर प्लेइंग व्हेन वी वेंट टू द शॉप, तो उन लोग खेल रहे थे। दे वेर तो कंटीन्यूअस टेंस है, दे वेर प्लेइंग तो कंटीन्यू प्रोग्रेसिव, मतलब कंटीन्यूअस टेंस में भी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। व्हेन वी वेंट टू द शॉप, जब हम लोग कहाँ गए? दुकान में गए, तुम लोग खेल रहे थे। सीइंग हर अराइव, उसको पहुंचते हुए देख करके वी वर रिलीव्ड, हम लोगों को थोड़ा सा राहत महसूस हुआ। रिलीव्ड मतलब राहत महसूस हुआ। सीइंग हर, उसको पहुंचते हुए देख करके, सीइंग मॉडिफाई कर रहा है किसको? हर को, उसको पहुंचते हुए देख करके। आठवां, कंसीडरिंग हिज एबिलिटीज ही शुड हैव डन बेटर, अगर उसकी क्षमता को अगर सोचा जाए तो वह और अच्छा कर सकता था। कंसीडरिंग, कंसीडरिंग भी क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मॉडिफाई कर रहा है इस एबिलिटीज के बारे में, उसकी क्षमता को वो क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है, उसकी क्षमता के बारे में विशेषता बतला रहे हैं, हिज एबिलिटीज। स्टीलिंग अ पीस ऑफ चीज, द क्रो फ्लू टू द नेस्ट, यहाँ स्टीलिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे देखते हैं द पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो कि हम याद कर सकते हैं। टेंस इन ईडी, डी, टी, ई एन और एन, तो क्या में अंत होता है पास्ट पार्टिसिपल? या तो ईडी में अंत होता है, या तो डी से अंत होता है, या तो टी से, या तो ई एन से, और केवल एन से अंत होता है। सोस एन एक्शन एज कंप्लीटेड, पास्ट पार्टिसिपल क्या दिखाता है हमको? कि काम क्या हो गया है? पूरा हो गया है, काम जो है पूर्ण हो गया है। जैसे यहाँ डिसीव्ड बाय हिज ब्रदर्स ही sought जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट, तो देखो डिसीव्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, क्रिया का वो तीसरा रूप है। अपने भाइयों से धोखा खा करके वो न्याय की गुहार किया, कहा? कचहरी में। सॉट मतलब न्याय की गुहार किया कचहरी से। हिज टॉर्न कोट लुक्ड सो सैबी, उसका फटा हुआ, टॉर्न, टू टेयर, टॉर, टॉर्न क्रिया का तीसरा रूप है, तो उसका फटा हुआ कोट, तो किस तरह का कोट? फटा हुआ कोट, तो टॉर्न मॉडिफाई कर रहा है क्या को? कोट को। उसका कोट कैसा था? फटा हुआ था, वो बहुत गंदा दिख रहा था। सो सैबी, बहुत गंदा दिखाई दे रहा था। A lost opportunity never comes back, एक बार जब अवसर गुजर जाता है तो दोबारा से वापस नहीं आता है। तो लॉस्ट भी क्या है? क्रिया का तीसरा रूप है। टू लूज, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट क्रिया का तीसरा रूप। द लेडी सीम्स वरीड अबाउट समथिंग, तो जो लेडी है वो बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी। तो हमेशा इस सभी में क्या होता है? क्रिया का तीसरा रूप लगा होता है, इसमें पास्ट पार्टिसिपल में। आगे, आई सो द बॉय विथ स्टोलन साइकिल, मैंने लड़के को चोरी किए हुए साइकिल से देखा। स्टोलन साइकिल, देखो स्टोलन मॉडिफाई कर रहा है क्या को? साइकिल को, तो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। द लॉन्ग क्यू लेफ्ट द बॉय डिसअपॉइंटेड, तो बहुत लंबा लाइन जो है लड़के को बहुत हताश कर दिया। लॉन्ग क्यू लेफ्ट द बॉय डिसअपॉइंटेड, ये क्रिया का तीसरा रूप है क्या? डिसअपॉइंटेड। लर्नेड मेन डोंट टॉक मच, तो जो विद्वान लोग हैं उन लोग अधिक बात नहीं करते हैं। तो लर्नेड, टू लर्न, लर्नेड, लर्नेड, लर्न, लर्नड, लर्न, मतलब या तो लर्न, लर्नड, लर्नड भी होता है, क्रिया का तीसरा रूप। ब्लाइंडेड बाय द थंडर स्टॉर्म, ब्लाइंड, ब्लाइंडेड, ब्लाइंडेड क्रिया का तीसरा रूप है। ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन क्रिया का तीसरा रूप ड्रिवन। टू गो, वेंट, गोन
तो इस तरह का मतलब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। फिर नोट द प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग सामान्य एडजेक्टिव की तरह भी होता है। इस स्थिति में ये अपने बाद आने वाले नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जैसे और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो यहाँ रोलिंग, रोलिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द चाइल्ड हैज स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये रोलिंग स्टोन, रोलिंग क्या है? मॉडिफाई कर रहा है किसको? स्टोन को। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो स्माइलिंग जो है मॉडिफाई कर रहा है किसको? चेहरा को। He is an amusing person, amusing मतलब बहुत मजेदार आदमी। amusing मॉडिफाई कर रहा है किसको? पर्सन को। इस तरह का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल तीसरा हम लोग देख लेते हैं। जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य इस प्रकार किए जाएं कि एक के बिल्कुल पूरा होने पर दूसरा संपन्न हो, तब वाक्य में कार्य व्यापार के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे he did his job, he left the office, वह अपना काम किया और कार्यालय के लिए चला गया। left the office और अपना ऑफिस को, कार्यालय को छोड़ दिया, मतलब वहां से प्रस्थान किया। तो having done his job, तो ऐसे में पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। एक कार्य संपन्न हो जाता है और दूसरा कार्य शुरू होता है, पूरा एक बार खत्म हो जाता है और अगला कार्य शुरू होता है तब। तो अपना काम पूरा करने के बाद वह ऑफिस से वो निकला। अगला he worked hard, he felt tired, having worked hard मतलब बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद उसको थोड़ा थकान लगा, तो बहुत मेहनत किया और उसके बाद उसको थकान हुआ था। ऐसी जगह में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। फिर having killed the tiger, he carried it home। तो having killed the tiger, तो टाइगर को मारने के बाद, बाघ को मारने के बाद उसको ढो के कहाँ ले गया? घर ले गया। तो यहाँ पर हैविंग, जहां पर भी हैविंग शब्द आता है वहां पर क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया आज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में। नॉन फाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो अगर आपने मेरा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इसको YouTube में डाल दूंगा और आप वहां से इसको फिर से दोबारा देख सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यही अंत करते हैं।